हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर का जो वेटेज है आपके नीट में, बोर्ड्स में, वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस नीट में इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज 3 into 4 अगर हम लोग करते हैं तो 12 मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ योर 360, राइट। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। आपने लिविंग वर्ल्ड करके एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जहाँ पे आपने ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टडी किए थे वहाँ पे, राइट। अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो रिप्रोडक्शन वाला कैरेक्टर है दैट इज द मोस्ट वाइटल कैरेक्टर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने कह दिया मोस्ट वाइटल कैरेक्टर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। क्यों हम लोग इसे मोस्ट वाइटल या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कह रहे हैं फॉर एन ऑर्गेनिज्म? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज से मतलब क्या है? अगर किसी स्पीशीज को सर्वाइव करना है तो इट हैज टू रिप्रोड्यूस। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो फॉर देयर सर्वाइवल रिप्रोडक्शन इज द मेन फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ रिप्रोडक्शन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म 2 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखें तो फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction। ठीक है, तो asexual and sexual reproduction के बारे में शायद आपने सुना होगा। हम लोग आज यहाँ फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। तो asexual reproduction की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो कौन सी प्रोसेस होने वाली है? तो माइटोसिस। नाउ एज वी नो माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस किस टाइप का डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है। तो जब माइटोसिस होगी, जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, दोज डॉटर सेल्स विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाली हैं वो सारे आइडेंटिकल ट्विन्स भी कह सकते हैं आप, या उन्हें आप क्लोन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स आपको मिल रहे हैं, ऑल दोज डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइटोसिस विच इज एन इक्वेशनल डिवीजन। सो द ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इज नोन एज क्लोन्स। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर meiosis takes place either for the formation of gametes or after the formation of zygote, but somehow in the whole process once meiosis will occur. As meiosis will occur, we know the products of meiosis means the daughter cells of meiosis will have variations. अब मियोसिस आपने बच्चों सेल साइकिल में पढ़ा था। तो जब मियोसिस कैरी ऑन होता है तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होगा इट वुड रिजल्ट इन वेरिएशन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस। मियोसिस से जो डॉटर सेल्स मिलेंगे वो डॉटर सेल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होंगे, दे विल वेरी इन पर्टिकुलर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशंस। अब जब हम बात करते हैं एडवर्स कंडीशंस की, मान लीजिए अर्थ पे कुछ एडवर्स कंडीशंस हैं, तो एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को शिफ्ट होना पड़ता है फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट कैन प्रोड्यूस वेरिएशंस एंड दीज वेरिएशंस विल हेल्प that organism to survive in that adverse condition। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों फॉर रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल लिंक विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। देयर आर 2 types of reproduction, sexual and asexual reproduction. In asexual reproduction, clones are produced, and in sexual reproduction, variations occurs which would help them to survive in adverse condition। अब ये जो चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की आप बात कर रहे हो। फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अगर हम लोग प्लांट किंगडम, तो जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं,
फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो एंजियोस्पर्म्स का जो मेन फीचर है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। तो हमें पूरे प्लांट किंगडम के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में से, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो लास्ट ग्रुप इज एंजियोस्पर्म एंड ओनली इन एंजियोस्पर्म यू कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। तो ये जो फ्लावर वाला फीचर है इट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावर का जो फीचर है वो हमें सिर्फ कौन से ग्रुप में दिखता है, एंजियोस्पर्म्स। हम लोग शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं बच्चों एंजियो, ठीक है। तो फ्लावर हमें कहाँ दिखेगा, ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। अब एक प्लांट जब फ्लावर प्रोड्यूस करता है, अगर आप बाहर घूम रहे हैं, राइट, आपने देखा प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं, तो बहुत पहले से प्लांट डिसाइड कर लेता है कि उसे कौन सी पोजीशन पे और कब एक फ्लावर को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो मच before the flower is produced on the plant has taken the decision to produce that flower, right। अब फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि जब फ्लावर प्रोड्यूस करना है तो वहां पे खूब सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा ब्रीफ आउट करते हैं हम लोग। एक शूट अपाइकल मेरिस्टेम, आपको अगर याद है बेटा, तो मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब हम बात कर रहे हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट एंड दैट रीजन हैव meristematic cells which will divide and they will increase the length of the stem, right। These shoot apical meristem will differentiate to form floral meristem। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में जब कन्वर्ट हो गया, नाउ दिस मेरिस्टेम इज डिटरमाइंड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये प्रोड्यूस करेगा एक इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस जिस पे सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। So axis on which the flowers are arranged is known as inflorescence axis. These inflorescence axis will develop floral primordium। तो ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस क्या डेवलप करेगी, एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम, मतलब बहुत सारे प्राइमोर्डियल सेल्स। अब आप कंफ्यूज मत होना बेटा, जब भी हम लोग लिख रहे हैं प्राइमोर्डियल सेल्स, इनका मतलब हो जाता है प्रिकर्सर सेल्स। तो प्राइमोर्डियम का मतलब क्या हो गया, प्रिकर्सर सेल्स। तो फ्लोरल प्राइमोर्डियम प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब प्रिकर्सर सेल्स बन जाएंगे। दीज प्रिकर्सर सेल्स विल फर्दर डेवलप इनटू फ्लोरल बर्ड्स, मतलब छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे पूरे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे, ठीक है। दीज फ्लोरल बर्ड्स विल ओपन टू फॉर्म फ्लावर। तो एट द एंड योर फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट। तो सबसे पहले शूट अपाइकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो गया इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम ने प्रोड्यूस किया इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पर डेवलप हो गए फ्लोरल प्राइमोर्डियल सेल्स। दीज फ्लोरल प्राइमोर्डियल सेल्स विल डेवलप इनटू फ्लोरल बर्ड्स। These floral buds will open to form flower. Now the opening of floral buds is known as anthesis. ये हमें नहीं भूलना है बेटा। तो opening of floral bud is known as anthesis. तो opening of floral bud is known as anthesis. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फ्लावर इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और फिर पूरे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में हमने देखा कि कैसे शूट अपाइकल मेरिस्टेम एट द एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे फ्लावर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब फ्लावर को हम लोग एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर थोड़ा सा सुना होगा। जब हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, तो कंप्लीट फ्लावर होने के लिए उसके पास एटलीस्ट 4 वर्ल्स होने चाहिए। ठीक है, 4 वर्ल्स। अब वर्ड कहां से आया, जब हम लोगों ने कहीं मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, तो उसमें एक अरेंजमेंट पढ़ा था हमने वर्ल्ड,
कि जब भी किसी एक नोड पे दो से ज्यादा लीफ प्रेजेंट है एक सर्कुलर फैशन में, तब हम लोगों ने उसे कहा था वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। तो वहां से वर्ड डिराइव हो गया वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर के पास कितने वर्ल्स होने चाहिए? 4 वर्ल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे पहले वर्ल का नाम है कैलिक्स, तो आउटर मोस्ट वर्ल है कैलिक्स। बी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोरोला। थर्ड वर्ल जो है यहाँ पे दैट इज एंड्रोशियम, एंड फोर्थ वर्ल, इनर मोस्ट वर्ल इज गाइनोशियम। तो अ कंप्लीट फ्लावर कंटेन्स 4 वर्ल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल, तो इन चारों में से बेटा अगर कुछ और नाम लिखा है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ वर्ल। तो आपको याद रखना है वर्ल्स 4 हैं फ्लावर के पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब इनके मेंबर्स की बात करते हैं। तो वर्ल्स लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ। तो योर कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, corolla is made up of petals, androecium is made up of stamen, and gynoecium is made up of carpel, or you can call it pistil। ठीक है, तो हमारा कैलिक्स किससे बना हुआ है? सेपल्स से। corolla is made up of petals, androecium is made up of stamens, and gynoecium is made up of carpel, or we can call it pistil। अब जो ये सेपल्स एंड पेटल्स हैं, they are non-essential words। कैसी वर्ल्स हैं? non-essential words। हम लोग इन्हें non-essential words कह रहे हैं, या आप इन्हें एक्सेसरी या हेल्पर वर्ल्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट रोल बेटा रिप्रोडक्शन में नहीं है। तो जब रिप्रोडक्शन होगा, सेपल्स एंड पेटल्स का वहां पे कोई मेन रोल नहीं है, तो आपने इन्हें कह दिया नॉन एसेंशियल वर्ल्स। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल वर्ल्स, तो आपको सिलेक्ट करना है कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में से जो एंड्रोशियम है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव, क्या कह रहे हैं हम लोग इसे? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड गाइनोशियम इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा, एंड्रोशियम क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड गाइनोशियम इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम लोग कहेंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम लोग कहते हैं एसेंशियल वर्ल्स। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम लोग क्या कह रहे हैं? एसेंशियल वर्ल्स। एक छोटा सा बेटा हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं यहां पे। देखो, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसिल। ठीक है, तो जिस पे सारे वर्ल्स अरेंज रहेंगे, वो जो फ्लावर की स्टॉक है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेडिसिल। पेडिसिल का जो स्वलन एंड है, मतलब यहां पे ये जो स्वलन एंड है, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। तो पेडिसिल के स्वलन एंड को हम लोग क्या कहेंगे? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस पे अरेंज होंगे सारे वर्ल्स। तो थैलेमस पे सारे वर्ल्स हमें अरेंज करने हैं। सबसे पहला वर्ल तो हमारा ग्रीन रहेगा, आउटर मोस्ट वर्ल, दैट इज कैलिक्स। तो ये जो आउटर मोस्ट वर्ल हम लोग बना रहे हैं इसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 ही सेपल बनाए, जरूरी नहीं है 2 ही सेपल होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स कि फ्लावर के पास वो मेंबर्स कितने नंबर्स में है, इट इज ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ठीक है, तो कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को हमने क्या कहा था? सेपल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेपल्स ड्रॉ कर लिए। कैलिक्स के इनरमोस्ट जो वर्ल है दैट इज करोला, राइट। तो करोला के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं पेटल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पेटल्स ड्रॉ कर लिए। तो कैलिक्स का जो इनर मोस्ट वर्ल है उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? करोला। डन। अब करोला से इनर जो है दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को हमने कहा था स्टेमेन। तो स्टेमेन के लिए हम लोग देखेंगे
जो आपका स्टेमन है इट इज डिवाइडेड इनटू फिलामेंट एंड एंथर। तो ये हो गई फिलामेंट और ये हो गया एक बाइलोब्ड एंथर। ये हो गया दूसरा फिलामेंट एंड दिस इज अ बाइलोब्ड एंथर। इसके स्ट्रक्चर पे बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 स्टेमन ड्रॉ कर रहे हैं जिसके पास हम लोगों ने एक फिलामेंट बनाई है और उसका एक बाइलोब्ड एंथर बनाया है। तो इस मेंबर को हम लोग कह देंगे एंड्रोशियम विच इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, अब यहां से भी इनर मोस्ट जब हम जाएंगे तो वहां पे प्रेजेंट है हमारा गाइनोशियम विच इज मेड अप ऑफ carpels. Carpels consist of a stigma, style and ovary. तो कार्पेल के पास क्या प्रेजेंट है? एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो येलो कलर के हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करी है दैट इज कार्पेल, बट उसके वर्ल को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। तो ये बन गया हमारा गाइनोशियम। तो एक कंप्लीट फ्लावर के पास कितने वर्ल्स होने चाहिए? 4, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, calyx and corolla are non-essential whorls. Third whorl is androecium which is made up of stamen. Stamen again is made up of filament and anther. Fourth whorl is gynoecium which is having members called carpel and pistil. Your androecium and gynoecium are essential whorls. ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे। सेकंड हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे फ्लावर ऑब्जर्व किया जिसमें हमने उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा। अब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो जो आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं मतलब बिफोर द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स जो इवेंट्स होने वाली हैं दे आर नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 फिनोमिनन होंगी बेटा यहाँ पे। फर्स्ट वन इज गैमीट फॉर्मेशन या आप इसे कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। वर्ड देखो बेटा, जहां पे भी लिखा हुआ आता है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, कौन से 2 टाइप के गैमीट्स हैं? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? गैमेटोजेनेसिस, जिसपे हम लोग आज मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में 2 टाइप के गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जो सेकेंड इवेंट है यहाँ पे दैट इज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर में ये जो मेल गैमीट है इट इज ट्रांसफर्ड अप टू द स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स फीमेल गैमीट एंड दैट ट्रांसफर इन एंजियोस्पर्म्स इट इज नोन एज pollination. The transfer of male gamete up to the female gamete, that event, that process is known as pollination. तो जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा up to the stigma, that process is known as pollination. ठीक है, तो आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में there are 2 events, gametogenesis and gamete transfer. अगर इतना हमें कंज्यूम हो गया है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा। हमने बोला कि हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस लिखा एंड गैमीट ट्रांसफर लिखा। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस में देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बैक जाते हैं स्लाइड्स में, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अगर आपको दिख रहा है बेटा तो दैट इज एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? एंड्रोशियम। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे विद द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसका नाम है एंड्रोशियम। इसको बेटा थोड़ा सा प्लांट किंगडम के साथ रिलेट करते हैं। प्लांट किंगडम में जब हम लोगों ने कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स ये सब पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था एक वर्ड दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। क्या लिखा हुआ था? माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल
इज अ लीफ विच कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम। तो उस बात को हम लोग यहाँ पे रिलेट करके चलेंगे, ठीक है। तो जो स्टेमन है, एंड्रोशियम का जो कंपोनेंट है दैट इज स्टेमन। तो क्या हम स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं? क्योंकि ये स्टेमन के पास क्या प्रेजेंट है? फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पे फॉर्म होंगे हमारे माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, और ये सारे माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे प्रेजेंट है? एक लीफ पे प्रेजेंट है। तो उस लीफ को हम लोगों ने कह दिया माइक्रोस्पोरोफिल। तो यहाँ पे जो आपका स्टेमन है दैट इज ओनली नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। अगर हम लोग स्टेमन का डायग्राम देखें बेटा, तो एक स्टेमन के पास एक फिलामेंट होगी, ठीक है, और इस फिलामेंट पे प्रेजेंट रहेगा एक बाइलोब्ड एंथर। तो ये क्या प्रेजेंट है हमारा? एंथर। तो फिलामेंट एंड एंथर मिक्स अप योर स्टेमन। अब ये जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड जब भी लिखा हुआ आता है प्रॉक्सिमल एंड, तो जहां से फॉर्मेशन शुरू हुआ है दैट वेरी एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल, और जहां पे फॉर्मेशन खत्म हो रहा है, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे कहीं पे खत्म हो रहा है, तो जहां से शुरू हुआ दैट एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल, और जहां पे खत्म होगा मतलब दूर वाला एंड, दूर से याद रखना डिस्टल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं नीचे थैलेमस है, तो इस एंड को हम लोगों ने कह दिया प्रॉक्सिमल एंड। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है इट इज कनेक्टेड आइदर टू द थैलेमस और इट इज कनेक्टेड टू द पेटल। याद करो, अगर कंडीशन एपीपेटलस है, मतलब आपके स्टेमेंस प्रेजेंट है ऑन पेटल्स, ठीक है, तो आपका जो फिलामेंट है वो कनेक्टेड रहेगा ऑन द पेटल्स। तो प्रॉक्सिमल एंड इज आइदर कनेक्टेड टू द थैलेमस और इट इज कनेक्टेड टू द पेटल्स। अब दूर वाला एंड, यहां से फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, तो दूर वाला एंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, राइट। तो जो दूर वाला एंड है डिस्टल एंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टल एंड। वो डिस्टल एंड किसके साथ कनेक्टेड है? हमें दिख रहा है दैट डिस्टल एंड इज कनेक्टेड टू द एंथर। तो फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर stalk which connects your anther to the thalamus। तो फिलामेंट क्या हो गया? एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक which connects the anther to the thalamus, ठीक है। उसका प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पे कनेक्टेड है? with thalamus। if the condition is epipetalous then it is connected to the petal। जो उसका डिस्टल एंड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? to the anther, राइट। तो ये तो बात हो गई बेटा फिलामेंट्स की। अब ध्यान देना बेटा कि अगर हम अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में, अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स में जो ये फिलामेंट की लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, सब में सेम नहीं होती। तो फिलामेंट की जो लेंथ है वो वेरी करेगी फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हम लोग आ जाते हैं बेटा एंथर पे। एंथर के लिए हम लोगों ने क्या कहा? इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है एंथर? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर अगर हमें समझना है तो सोचो ये मेरा हैंड है, ठीक है, इसे अगर मैं आगे से फोल्ड करती हूँ, ठीक है, ऐसे अपने हैंड को आगे से फोल्ड कर लो और फिर उसे ऊपर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो आगे हमें इन फ्रंट ऑफ द एंथर वी कैन सी अ डीप ग्रूव। तो जब आगे ग्रूव बन गई, अगर ये ग्रूव कंप्लीट हो गई तो ये आपका जो एंथर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट दैट एंथर इज कनेक्टेड एट द बैक, जो इसका बैक वाला एंड है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। तो एंथर को हम लोग बाइलोब्ड कह रहे हैं। बाइलोब्ड कह रहे हैं इसका मतलब हो गया यहाँ पे फ्रंट में प्रेजेंट है एक ग्रूव, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एंथर दो लोब्स में डिवाइड हो गया। बैक से वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर हम बैक वाले पोर्शन में जाएंगे तो इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। देखो याद रखो बेटा, यहाँ पे जो टिश्यू हैं दे आर स्टेराइल, मतलब उनका कोई फंक्शन रिप्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है। अगर हम एकदम कट ओवरव्यू देखें इसका, तो सपोज दिस इज योर एंथर,
सपोज कि ये जो स्क्वायर डब्बा मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, वो हमारा एंथर है। तो एंथर में आगे की तरफ, मतलब जब हम फ्रंट से देख रहे हैं, राइट, तो फ्रंट से जब आप देखोगे तो वहां पे एक डीप ग्रूव प्रेजेंट है, बट पीछे से बैक साइड से अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंट है स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे रफ, तो वो हो गया हमारा स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। अब इस वजह से आपका एंथर डिवाइड हो गया इनटू 2 लोब्स, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उन पार्ट्स को हम लोगों ने कह दिया लोब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है जो एंथर है इट इज बाय लोब्ड, तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया एंथर इज बाय लोब्ड, ठीक है। अब ये जो बाय लोब्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें ईच लोब कंटेन्स 2 थिका, ईच लोब। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि जो हर एक लोब है एंथर की, इट कंटेन्स 2 थिका। थिका वर्ड थिका कंफ्यूज कर रहा है अगर आपको, तो थिका का मतलब होता है बेटा कंपार्टमेंट्स। जब भी लिखा हुआ आता है थिका, थिका का मतलब क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट्स। तो हर एक लोब में कितने थिका प्रेजेंट हैं, 2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रफ रफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ईच लोब कंटेन्स 2 थिका, मतलब इट इज डाइथिकस। आपकी लोब कैसी हो गई, डाइथिकस। तो ईच लोब इज डाइथिकस, ईच लोब कंटेन्स 2 थिका, थिका मीन्स कंपार्टमेंट, एंड एज इट इज हैविंग 2 थिका इट इज नोन एज डाइथिकस। अब लिखा हुआ है डाइथिकस, बाइथिकस, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ईच लोब इज डाइथिकस, तो एक लोब के अंदर हम लोगों ने 2 थिका ड्रॉ कर लिए, तो फिर दूसरी वाली लोब में भी 2 कंपार्टमेंट्स रहेंगे कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 4 कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट्स हो गए, 4 कंपार्टमेंट्स। अब एंथर का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, कौन सा वाला सेक्शन, टीएस, तो अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं बेटा, तब हमें एकदम डिस्टिंक्ट फॉर्म में ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जब आप एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे, सपोज दिस इज योर एंथर, आप उसे ऐसे कट कर रहे हो, तो उसे हम लोग कह देंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर को कट करेंगे तब हम लोगों को क्या दिखेगा, इसका डिस्टिंक्ट बायलोब्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। तो अगर डिस्टिंक्ट बायलोब्ड स्ट्रक्चर हमें देखना है तो वी हैव टू टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर लेंगे तब हम लोगों को ऐसा कुछ बायलोब्ड सा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो दे कैन सी, रुको बच्चा, ट्रांसवर्स सेक्शन जब लिया तो वी कैन सी अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गए ऊपर के 2 साइड्स, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक स्पेस छोड़ के ड्रॉ कर लेंगे नीचे के 2 साइड्स। तो जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं किसका, एंथर का, मतलब ये किसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, एंथर का, कैसा दिख रहा है आपको, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब ये जो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को, इसमें यहां पे प्रेजेंट है आपके कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो हम लोगों ने लेबल कर दिया दैट इज अवर स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया हमारा एक लोब, ये हो गया हमारा एक लोब, ठीक है। अब ईच लोब कंटेन्स 2 थिका, तो यहां पे एक थिका और एक कंपार्टमेंट यहाँ पे, वैसे यहाँ एक कंपार्टमेंट और यहाँ एक कंपार्टमेंट। तो जो आपका 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ईच साइड एट द कॉर्नर इज हैविंग अ थिका, ठीक है। तो ईच साइड एट द कॉर्नर इज हैविंग अ थिका। तो ईच लोब कंटेन्स 2 थिका, दैट इज डाइथिकस। टोटल कितने थिका है कभी भी पूछे, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट अ टिपिकल एंथर of an angiosperm, it is tetragonal, it is bilobed, each lobe contains 2 थिका, but total compartments कितने होंगे, अगर एक लोब में आप 2 थिका काउंट कर रहे हो
तो पूरे एंथर के अंदर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 टोटल थीका कितने हो गए 4, ये कभी नहीं भूलना है। नाउ बिटवीन दीज टू थीका यहाँ पे बच्चा हम लोगों ने देखो गैप छोड़ रखी है, ठीक है, तो यहां से एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन करती है नीचे की तरफ, एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन करेगी नीचे की तरफ, मतलब दो थीका, सपोज कि यहाँ आगे हमें दो थीका दिख रहे इस तरह से एक लोब के अंदर, ठीक है, दो थीका दिख रहे, तो उन दोनों थीका के बीच में से एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन कर रही, मतलब दोनों थीका ऐसे लॉन्जिट्यूडनली अगर हम देखें तो पूरा नीचे तक वो कंपार्टमेंट जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि ये जो थीका है, ये जो कंपार्टमेंट है, इसे हम लोग कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कह रहे हैं हम लोग इसे? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहा आप लोगों ने इसे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब उसका जब हम टीएस लेंगे तो उसकी जो आउटलाइन दिखेगी वो हमें कैसे दिखेगी? सर्कुलर। तो अब हम टीएस ऑफ एंथर से शिफ्ट कर रहे हैं टू दी टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यहां हम क्या ड्रॉ करेंगे? टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब इतना पार्ट, सपोज कि हम लोग अलग कलर से ड्रॉ करें, बेटा व्हाइट पे आ जाते वापस, ठीक है, हम लोग इतना कट सेक्शन देख रहे हैं, देखो मैंने लाइन बनाई, तो हम लोग अब इतने कट सेक्शन को और मैग्नीफाई करके देखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग इस डायग्राम पे जाते हैं। तो जो आपका टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, मैंने बोला जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो जो उसकी आउटलाइन होगी वो नियरली सर्कुलर दिखेगी, मतलब पूरी चीज सर्कुलर नहीं है, बट जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हो उसकी जो सिर्फ आउटलाइन दिख रही है वो आपको नियरली सर्कुलर दिख रही है। तो हम लोग आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे जो आप आउटर मोस्ट लेयर बना रहे हो, ठीक है, ये आपका आउटर मोस्ट लेयर हो गया, न्यूक्लियस बना देते। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस। तो जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट इज अगेन कवर्ड बाय 4 layers। माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय 4 layers। तो उन 4 layers में से जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से इनर मोस्ट जब हम आएंगे तो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है हमारे एंडोथीशियम। अब आप कहने को तो इसे एंडोडर्मिस भी कह सकते थे, बट आपने क्या कहा इसे? एंडोथीशियम। तो ये जो एंडोथीशियम है इन सेल्स के पास प्रेजेंट होता है बेटा सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स। तो एंडोथीशियल सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? थिकनिंग्स। ये थिकनिंग्स किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से, ठीक है, अल्फा सेल्यूलोज से। तो अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स या फाइब्रस बैंड्स हमें कौन से लेयर में देखने को मिलेंगे? दैट इज एंडोथीशियम। तो हम इसे एंडोडर्मिस नहीं कह रहे, हम लोग इसे क्या कह रहे हैं? एंडोथीशियम। अब ये जो अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग्स हैं, इनका काम क्या है? दे कैन रिटेन वाटर। तो जब तक आपका एंथर डेवलप हो रहा है, जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं फॉर डिवीजन, फॉर ग्रोथ, दे रिक्वायर वाटर, ठीक है। तो ये जो आपके एंडोथीशियल सेल्स हैं, ये वाटर को रिटेन करके रखेंगे वहां पे। एक बार आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा, जब टाइम आएगा डेहिसेंस का, तो डेहिसेंस के टाइम पे वो ड्राई होगा। तो जब एंडोथीशियल सेल्स आपके ड्राई होंगे, दे विल ब्रेक ओपन, दे विल रप्चर, एंड जब वो रप्चर होंगे, मतलब वहां पे थिकनिंग नहीं होनी चाहिए, वो सेल वॉल जो है एंडोथीशियम की वो थिन होनी चाहिए। तो जैसे ही वो थिन सेल रप्चर करेंगे, वो फॉर्म करेंगे स्टोमियम। तो ये जो गैप हमने फॉर्म करी थी, उस गैप को, उस माउथ को क्या कहेंगे हम लोग? स्टोमियम। तो जो स्टोमियम है, वहां पे जो एंडोथीशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, दे हैव थिन वॉल। एज सुन एज दे विल ड्राई, वाटर रिटेन नहीं हो पाया, एंथर मैच्योर हो गया, ड्राई हो गया, तो वो सेल्स रप्चर होंगे। रप्चर होंगे तो एक ओपनिंग फॉर्म होगा जहां से हमारे पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो वो जो ओपनिंग फॉर्म हो रहा है, उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं स्टोमियम। तो स्टोमियम के फॉर्मेशन में
डेहिसेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके एपिडर्मिस का, एंडोथीशियम का, क्योंकि जब ये लेयर रप्चर होगा तभी एक ओपनिंग फॉर्म होगी और आपके पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो एक रोल हमें समझ में आ गया एपिडर्मिस का एंड एंडोथीशियम का, दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एंडोथीशियम से अंदर देखो, एपिडर्मिस का हमने सिंगल लेयर बनाया, एंडोथीशियम का भी हमने सिंगल लेयर बनाया। इसके इनरमोस्ट जो लेयर है, इसके इनरमोस्ट जो लेयर है दैट इज मिडल लेयर। अब ये जो मिडल लेयर है बेटा, जरूरी नहीं है कि ये सिंगल लेयर्ड हो, ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, ये 2 से 3 लेयर का भी बना हुआ हो सकता है। तो मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर्स। तो मिडल लेयर के कितने लेयर हो सकते हैं? 2 से 3 लेयर। तो ये जो सब हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, इसे क्या कह देंगे हम लोग? मिडल लेयर। मिडल लेयर के कितने लेयर हैं? सिंगल लेयर नहीं है, 2 to 3 लेयर्ड है। अगेन इट इज एफीमेरल। जब भी हम बच्चा वर्ड लिखते हैं एफीमेरल, तो एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। एफीमेरल का क्या मतलब हो गया? शॉर्ट लिव्ड। तो जो आपके एफीमेरल का वर्ड आ जाए तो आप आंसर क्या करोगे? मिडल लेयर। तो मिडल लेयर कैसा हो गया बच्चा यहाँ पे? शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, मिडल लेयर के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट कौन सा था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या था? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के इनर मोस्ट क्या था? मिडल लेयर, जो 2-3 लेयर से बना हुआ था। अब मिडल लेयर के भी इनर अगर हम चलेंगे, मतलब इनर मोस्ट लेयर आ गया। माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 4 वॉल लेयर्स थे। सबसे बाहर का एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर जो 4th लेयर है आपका, दैट इज टैपिटम। तो यहां पे ये जो लेयर मैं बना रही हूं दैट इज टैपिटम। तो ये हो गया हमारा ब्लू कलर का टैपिटम। तो टैपिटम को हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट लेयर। अब बेटा अगर टैपिटम की बात करते हैं हम लोग, तो टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है जो सराउंड करेगा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को। टैपिटम किसके आसपास है? माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास है। ठीक है, टैपिटम के 2 फंक्शन हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी अमीबॉइड टैपिटम और इट कैन बी secretory tapetum. Tapetum can be of 2 types, amoeboid tapetum and secretory tapetum. अगर हम बोलें amoeboid tapetum तो इनका काम क्या है? ये ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होके जो भी उनका सेल्यूलर कंटेंट है इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो अमीबॉइड जो टैपिटम है इनका काम क्या है? ब्रेक ओपन, जो भी सेल्यूलर कंटेंट है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो वो जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं वो अपने नरिशमेंट में यूज कर लेंगे इन अमीबॉइड टैपिटम को। जो आपका सिक्रीटरी टैपिटम है इसका फंक्शन क्या है? जो सिक्रीटरी टैपिटम है इट वुड सिक्रीट समथिंग, राइट? तो क्या क्या सिक्रीट कर सकते हैं सिक्रीटरी टैपिटम? सबसे पहली चीज, जब पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग फर्दर स्लाइड में देखेंगे, जब पोलन ग्रेन फॉर्म होता है तो जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ से सिक्रीट होके आया है? आपके सिक्रीटरी टैपिटम के पास से। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिक्रीटरी टैपिटम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि टैपिटम के अंदर क्या है। तो हमें पता है यहाँ टैपिटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो टैपिटम के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो आपने बेटा टीएस देखा, उस टीएस का हमने कहा सर्कुलर आउटलाइन, 4 वॉल लेयर्स, आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, इनर टू एपिडर्मिस इज एंडोथीशियम, इनर टू एंडोथीशियम इज मिडल लेयर which is 2 to 3 layered, inner to middle layer is tapetum. Now the outermost 3 layers, आउटर 3 लेयर्स मतलब कौन कौन से 3 लेयर्स? मैं ब्लू कलर से स्क्वायर बना रही हूं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड योर मिडल लेयर, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन।
अगर आपको क्वेश्चन पूछें कि कितने लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम व्हिच आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर. They are protective and they help in dehiscence of anther, that is release of pollen grains. Then what is the function of tapetum? Tapetum का function है it would provide nourishment, it nourishes the developing pollen grains. किन्हें नरिश कर रहा है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. तो टैपेटम का जब भी फंक्शन आएगा आप क्या लिखेंगे? टैपेटम का फंक्शन है इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. तो यहाँ पे इस स्लाइड में बेटा हम लोगों ने 2 चीजें देखी, टीएस ऑफ एंथर एंड टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, अब हम लोगों ने बोला था ये जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो 2 थिका है, दे रन लॉन्जिट्यूडनली और वहां पे भी एक ग्रूव प्रेजेंट है उनके पास. जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करेंगे वो फॉर्म करेंगे पोलन सैक. मतलब जब माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगा, जैसे जैसे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को आप क्या कहेंगे? पोलन सैक. ठीक है, तो हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. जैसे जैसे पोलन ग्रेन बनेंगे, दीज माइक्रोस्पोरेंजियम विल डेवलप फर्दर टू फॉर्म पोलन सैक. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 पोलन सैक बन जाएंगे ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ठीक है, वंस योर एंथर हैज डेवलप्ड कंप्लीटली, योर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, द 3 outermost layer, that is epidermis, endothecium, middle layer, they will show senescence, means aging, and they will rupture. ठीक है, टैपेटम का फंक्शन क्या था? इट वुड नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. तो वो तो पहले ही रप्चर होकर डेवलप कर चुका है पोलन ग्रेन्स. मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर इसी सेम डायग्राम को हम एंथर के देखें तो ये 2 अलग अलग पोलन सैक हमें नहीं दिखेंगे, बट ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखेगा? इट वुड बी फिल्ड विथ योर पोलन ग्रेन्स. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर देखें तो इट इज ऑफ एन यंग एंथर. यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. ये वाला जो पूरा पार्ट हम देख रहे हैं दैट इज फॉर यंग एंथर, और यहां पे जो ये पार्ट देख रहे हो आप दैट इज मैच्योर एंथर. तो मैच्योर एंथर में अगर आप देखेंगे तो कोई थिक्का नहीं रहेगा बच्चा. द होल लोब इज कंप्लीटली फिल्ड विथ पोलन ग्रेन्स. जैसे जैसे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, जितना भी वाटर रिटेन करा था वो सारा यूटिलाइज कर चुके हैं वो लोग, अब ड्राई हो जाएंगे. तो जो एंडोथीशियल सेल्स की इनर वॉल थी, थिन थी, हमने बोला था वो रप्चर होगी, ब्रेक ओपन होगी, स्टोमियम फॉर्म होगा, एंड योर पोलन ग्रेन्स विल कम आउट फ्रॉम दिस स्टोमियम. तो ये पोलन ग्रेन्स यहां से बाहर आएंगे बेटा इस तरह से. और जैसे ही पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर. तो एंथर ओपन हुआ, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड. फिर ये पोलन ग्रेन्स कैरी करके हम लोग ले जाएंगे कहां तक? अप टू दिस स्टिग्मा, योर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. एंड दिस कैरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स अप टू दिस स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन. ठीक है, अब अभी तो इस डायग्राम में कहीं भी हम लोगों ने, इस पूरी स्लाइड में कहीं भी हम लोगों ने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो नहीं देखा, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे जब आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट, सर्कुलर आउटलाइन. तो हम लोग एक और स्लाइड आगे जाते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जब हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, अभी हमने मेल गैमीट नहीं बनाया है, तो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आए बेटा 2 मार्क्स के लिए कि आप डिस्क्राइब करिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आपको सिर्फ लिखना है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स तक. अब माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन तक मतलब पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन तक
हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, विथ योर, एक सेकेंड, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, ठीक है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम अंदर से कॉम्पैक्टली पैक्ड है विद द हेल्प ऑफ होमोजिनस पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्या बोला हम लोगों ने? होमोजिनस पैरेनकाइमेटस सेल्स। उन पैरेनकाइमेटस सेल्स को टिश्यू के अंदर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ऑल दी स्पोरोजिनस टिश्यू विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू हैं वो सारे कन्वर्ट हो गए टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर मान लीजिए 20 सेल्स हैं, तो ऑल दी 20 सेल्स विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो इन द केस ऑफ एंथर, जितने भी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, all the cells are converted to form microspore mother cell। ये नहीं भूलना है हमें। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी लेवल रहेगा दैट इज 2n। चलो हमें याद नहीं आ रहा है कि व्हाट इज प्लॉइडी लेवल। तो प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 2n, इट मीन्स इट हैज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी है दैट इज 2n। 2n वाले जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, दे विल अंडरगो मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। अब जब मियोसिस करेंगे, हमें पता है 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे हमें, तो 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे आपको। कितने माइक्रोस्पोर? 4 माइक्रोस्पोर। सो फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल यू विल गेट 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो यू विल गेट 80 माइक्रोस्पोर्स। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो जैसे ही वो मियोसिस परफॉर्म करेगा, हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो 4 डॉटर सेल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर। अब एक कंसेप्ट समझना बेटा, जस्ट अ सेकेंड। मान लीजिए कि दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के पास। एज दे आर प्लांट सेल्स, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो अब इन कनेक्शंस को ब्रेक करने के लिए हमारा ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म डिपोजिशंस। मतलब उसकी जो इनर वॉल है माइक्रोस्पोर मदर सेल की, जो इनर वॉल रहेगी, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा कैलोस। क्या डिपॉजिट हो रहा है? कैलोस। जैसे ही कैलोस डिपॉजिट होगा, कैलोस इज इम्परमिएबल टू एवरीथिंग, इट विल ब्रेक दोज प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। तो अब सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ कैलोस। कैलोस का डिपोजिशन कहाँ हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल के इनर वॉल पे। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस को ब्रेक करने के लिए। दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। तो अब जैसे यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। तो मैं यहाँ पे बेटा आइसो बाइलेटरल टेट्राड ड्रॉ कर रही हूं, तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल मिल गए हमें। ठीक है, हर एक डॉटर सेल का एक एक न्यूक्लियस बना देते हैं। तो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल ने जैसे ही डिवीजन किया, मियोसिस किया, आपको कितने डॉटर सेल मिल गए? 4। 4 के ग्रुप में रहेंगे, सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगे, तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एक टेट्राड बनाएगा। टेट्राड का मतलब हो गया उसके पास 4 डॉटर सेल रहेंगे विच आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान रखना बेटा, आप लोग क्या कह रहे हो यहाँ पे? टेट्राड कह रहे हो।
टेट्राड कहा मतलब वहां पे कितने डॉटर सेल्स हैं? टोटल 4 डॉटर सेल्स. Each microspore is having diploidy of only n, that is it has only single set of chromosome. 2n था, meiosis किया, reductional division किया, मतलब जो डॉटर सेल हमें मिलना है उसके पास प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? n हो जाएगा. रिडक्शनल डिविजन, जितना भी प्लॉइडी लेवल है उसका हाफ कर दीजिए, तो हमें यहाँ पे 2n दिया है, 2n का हाफ होगा, n हो जाएगा. तो ईच माइक्रोस्पोर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है टेट्राड. टेट्राड कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोर्स. तो ईच माइक्रोस्पोर इज हैविंग ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो ईच माइक्रोस्पोर इज n, इट इज हैप्लॉइड. यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो माइक्रोस्पोर टेट्राड. जैसे जैसे मैच्योर होगा ये माइक्रोस्पोर टेट्राड रिलीज करेंगे 4 डॉटर सेल. अब 4 डॉटर सेल रिलीज करने के लिए जो कैलोस का थिकनिंग आपने बनाया था इसे ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे ही हमें कैलोस का थिकनिंग ब्रेक करना है, कैलोस इज वन काइंड ऑफ शुगर, तो उसे ब्रेक करने के लिए आप एक एंजाइम यूज करेंगे. द नेम ऑफ द एंजाइम इज कैलेज. ये कैलेज एंजाइम कौन सिक्रीट करेगा? अगेन टैपेटम. तो पहला फंक्शन हमने टैपेटम का देखा था, वो बना रहा था स्पोरोपोलिनिन. दूसरा फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या सिक्रीट कर रहा है? वो कैलेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा है. जैसे ही कैलेज एंजाइम सिक्रीट होगा इट वुड डिग्रेड दिस कैलोस. कैलोस डिग्रेड होगा मतलब ये येलो वाला जो कवरिंग हमने बनाया था वो ब्रेक हो गया. तो ये जो 4 डॉटर सेल्स हैं नाउ दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ बाउंड्री. जैसे ही आप बाउंड्री हटाओगे ये 4 डॉटर सेल एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे. तो जैसे ये फ्री होंगे यहाँ पे हमें मिलेंगे फ्री माइक्रोस्पोर. क्या मिल गया हमें? फ्री माइक्रोस्पोर्स. और ये सारे फ्री माइक्रोस्पोर्स विल फर्दर डेवलप टू फॉर्म पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का अगेन प्लॉइडी लेवल इज n. माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल इज n. माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल इज 2n. पोलन ग्रेन का प्लॉइडी लेवल इज अगेन n. ठीक है, हैप्लॉइड. आपको प्लॉइडी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं. पूछा है स्पोरोजिनस सेल्स डिप्लॉइड. ठीक है, तो कहां पे हमारा स्पोरोजिनस सेल्स? दिस वन, इट इज 2n. माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा है, अगेन 2n. जैसे ही मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल हैप्लॉइड. तो माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड, आवर पोलन ग्रेन इज ऑल्सो हैप्लॉइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में कहाँ तक देखा? स्टार्टिंग फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ ओनली फ्री माइक्रोस्पोर्स. These free microspores will further develop to form pollen grain and pollen grains are haploid. सिर्फ इतना ही आपको लिखना है in microsporogenesis. अभी तक हमने मेल गेमीट का फॉर्मेशन नहीं किया है बेटा. ठीक है, थोड़ा सा एक स्लाइड और आगे जाएंगे हम लोग, देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. तो आगे जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया, वही पोलन ग्रेन. अभी हमने डेहिसेंस ऑफ एंथर नहीं किया, एंथर को रप्चर नहीं किया. ठीक है, इसी पोलन ग्रेन का सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो जैसे ही ये माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा इनटू अ पोलन ग्रेन, वो जो पोलन ग्रेन है इट इज जनरली स्फेरिकल. तो पोलन ग्रेन इज जनरली स्फेरिकल. एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे. इसका जो साइज रहेगा, डायमीटर रहेगा, इट इज अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर. कितना डायमीटर रहेगा? 25 to 50 माइक्रोमीटर. ठीक है, अब जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, तो सपोज कि आपने ये ड्रॉ किया माइक्रोस्पोर. ठीक है, माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी क्या था? n. मतलब एक न्यूक्लियस बना देते हैं हम लोग. ठीक, माइक्रोस्पोर पहले परफॉर्म करेगा एसिमेट्रिक माइटोसिस. क्या कहा हम लोगों ने? एसिमेट्रिक माइटोसिस. इक्वेशनल डिवीजन तो हो रहा है बट एसिमेट्रिक है. एसिमेट्रिक का मतलब हो गया जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे हमारे, उन दोनों की साइज वेरी करेगी, इक्वल नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि जो साइटोकाइनेसिस होगा वो थोड़ा सा अनइक्वल होगा, कैरियोकाइनेसिस जो होगा वो अनइक्वल होगा. तो जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो भी कैसे रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे. तो जब एसिमेट्रिक माइटोसिस आप देखते हैं तो एक तो बन जाएगा लार्ज सेल जिसके पास एक लार्ज न्यूक्लियस रहेगा.
जिसकी बाउंड्री हमें वेवी दिख रही है यहाँ पे, और इसी लार्ज सेल के अंदर एक रहेगा स्मॉल सेल। इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा आपको आउटलाइन में अच्छा दिख रहा है, कंटिन्यूस दिख रहा है। इस सेल को हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल, या आप इसे कह सकते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो लार्ज न्यूक्लियस हमने फॉर्म करा, ये किसका है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को आप ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड रिलेट करना बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को आपने क्या कह दिया? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही वेजिटेटिव सेल की जो वॉल है वो एक्सटेंड होगी और वो फॉर्म करेगी पोलन ट्यूब। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल हो गया, जनरेटिव सेल हो गया। इस कंडीशन को आप कहेंगे टू सेल्ड कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? टू सेल्ड कंडीशन। ठीक, इसके बाहर की जो कवरिंग है ठीक है, ये बनी रहेगी स्पोरोपोलेनिन से। तो जो आपका एक्साइन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल लेयर है दैट इज एक्साइन। एक्साइन इज द आउटर वॉल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट करने के लिए टिल नाउ नो एंजाइम हैज बीन डिस्कवर्ड। तो अभी तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो इस स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर पाए। ना ही आप इसे एसिड से डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना ही हाई टेम्परेचर इसे रप्चर कर सकता है, और आप इसे स्ट्रॉन्ग एल्कली से भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हो गया ये स्पोरोपोलेनिन को हम ब्रेक ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आपका पोलन ग्रेन मान लीजिए कि रिलीज होने के बाद कहीं मिट्टी में दब गया, ठीक है, तो वो लॉन्ग ईयर्स तक, अप टू सेवरल ईयर्स इट कैन सर्वाइव। वो फॉसिलाइज हो सकता है। वायबिलिटी हम नहीं कह रहे हैं, क्या हो सकता है? फॉसिलाइज हो सकता है। तो फॉसिलाइजेशन में जो लेयर हेल्प करता है दैट इज स्पोरोपोलेनिन। तो ये हो गई पोलन ग्रेन की आउटर लेयर। जो इनर लेयर है पोलन ग्रेन की, इट इज नोन एज इंटाइन। क्या कहते हैं हम लोग इसे? इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। तो इंटाइन किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। तो आपके पोलन ग्रेन के पास देयर आर टू वॉल लेयर्स, एक्साइन सबसे पहला वाला and intine is the second one. These are the wall layers of pollen grain. ठीक है, ये किसके वॉल लेयर्स हैं? आपके पोलन ग्रेन के। इस कंडीशन को हम लोगों ने कह दिया टू सेल्ड कंडीशन। क्या कह दिया हम लोगों ने? टू सेल्ड कंडीशन। तो इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, important point to be remembered, in 60% of angiosperms the dehiscence of anther takes place at this stage. ठीक है, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो आपका डेहिसेंस है, जो रप्चर ऑफ एंथर है, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं, वो कौन से स्टेज में होंगे? टू सेल्ड कंडीशन स्टेज में। मतलब उसके पास एक वेजिटेटिव सेल रहेगा और एक जनरेटिव सेल रहेगा। अभी तक मेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, तो 60% में अगर टू सेल स्टेज पे डेहिसेंस हो रहा है, तो जो रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैं, मतलब 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें ये जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमीट बनाएंगे। ध्यान रखना बेटा, जो सेकेंड माइटोसिस है, कौन सा वाला? सेकेंड माइटोसिस हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग पेन कलर चेंज करते हैं, रुको। ये जो जनरेटिव सेल है, इट विल अंडरगो सिमेट्रिक माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म टू मेल गैमीट्स। मतलब ये हो गया इंटाइन,
ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे हम लोगों ने कहा था एक्साइन, ये आ गया हमारा इरेगुलर न्यूक्लियस, और ये आ गए हमारे 2 मेल गेमीट्स। तो जो सेकेंड सिमेट्रिक माइटोसिस है, इट इज परफॉर्म्ड बाय अवर जनरेटिव न्यूक्लियस। याद रखना, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज। दिस इज आवर 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो 3 सेल्ड स्टेज मतलब 2 मेल गैमीट्स भी होने चाहिए उसके पास और एक वेजिटेटिव सेल भी होना चाहिए। 2 सेल्ड स्टेज मतलब वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो डेहिसेंस ऑफ एंथर होगा वो होगा एट 2 सेल्ड कंडीशन, और जो रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जब डेहिसेंस होगा तो इट वुड अकर एट द स्टेज ऑफ 3 सेल। Done up to this is formation of male gametes। तो आज हम लोगों ने क्या देखा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या फॉर्म हो गए, 2 मेल गेमीट्स। आइदर इट इज रिलीज्ड एट द 2 सेल स्टेज और इट इज रिलीज्ड एट द 3 सेल स्टेज। इन फर्दर PPTs, इन फर्दर वीडियोज वी विल सी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, उसकी पोलन एलर्जी, पोलन बैंक, पोलन वायबिलिटी, pollination, formation of female gametes will be coming in the upcoming videos। ठीक है, अगर आपको आज के वीडियो में बेटा कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।